हेलो स्टूडेंट्स, कैसन बा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पढ़ा था क्या, चार्ज क्या होता है ना, कितने टाइप्स का होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या कि चार्ज मतलब चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, चार्ज का डिटेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक, अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद में यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। ठीक, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी। यानी कि किसी न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा मेथड? बाई रबिंग, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। यानी कि रब करके, फिर एक कंडक्शन मेथड से और फिर एक इंडक्शन मेथड से। 3 मेथड्स होता है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज बना सकते हो, चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो बारी बारी से हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, बाई रबिंग। हाँ, 12th बोर्ड वालों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। ठीक, चलो देखो जरा, पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स की भी स्टार्टिंग हो जाएगी आज लास्ट में या आज की यानी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, बाई रबिंग। यानी किसी भी न्यूट्रल बॉडी को रब करके कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले वहीं छोटा सा एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा मतलब समझते हैं, थ्योरेटिकली थोड़ा ग्राफिकली। मैंने क्या करा, 2 बॉडी लिया, ए नाम दिया इसका और बी नाम दिया। बिल्कुल ध्यान से है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है, खास करके काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल है। यानी ए भी न्यूट्रल है और बी भी न्यूट्रल है। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब इस ए और बी को मैं रब करूंगा। ये ए था और ये क्या है, बी है। रब करना मतलब है ना, घीस रहे इसको ना, रगड़ रहे इसे। किसको, ए और बी को। अब जरा बताओ आप, चलो पहले मैंने क्या करा, रब करके इसे मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। ये बी था आपका, वो ये ए था और वो बी था, अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा, सोचो जरा, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हुआ होगा। अच्छा, एक काम की बात ये है कि ये जो दोनों न्यूट्रल बॉडी तो है, ठीक है, लेकिन ये इंसुलेटर है। और ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन क्या है बाद में पता चल जाएगा आपको। ठीक, 2 इंसुलेटर न्यूट्रल बॉडी है, ए और बी, और इन दोनों को हमने पकड़ के रगड़ा है ना, पकड़ के रब किया। रब करने के बाद मैंने इसे अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हुआ क्या होगा, सोचो ना, क्या हुआ होगा। अरे जब रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, होगा हीट प्रोड्यूस। तो जो अरे इन दोनों को रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। वो हीट गया कहाँ गया भाई, तो जरा बताओ भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अरे ए और बी जो है, इनके सरफेस पे होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जो रब करने से जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, उस हीट को गेन करेगा कौन, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए का ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हीट या बी का ही गेन करेगा, दोनों का करेगा। ठीक, अच्छा अब जरा बताओ, सबको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तब तो एक्साइट करता है, वो जंप करता है, नहीं करता। तो मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ए के इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा अमाउंट में हीट गेन करा और वो जंप कर गया किसके ऊपर, बी के ऊपर। मान लिया मैंने, रट मत लेना है ना, हो सकता है बी से ए के ऊपर भी जंप करे। अब ये पता कैसे चलेगा,
कि किससे किस पे जंप करेगा, बस 2 मिनट बाद पता चल जाएगा। अब तो बोलो जरा खुद सोचो, ए से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया बी में, ए से इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर गया, बी में, यानी कि अब जो चलो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो कि इस पे भी 100 इलेक्ट्रॉन था और इस पे भी 100 इलेक्ट्रॉन था, मान लिया मैंने ना, एज्यूम कर लिया, ठीक। अब इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जमा भी तो हो जाएगा। अरे जो 5 इलेक्ट्रॉन निकला है ए से, जाएगा कहाँ, बी में। तो अब इसके ऊपर तो सिर्फ 95 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे भाई, समझाने के लिए नंबर ले रखा है ना, रट मत लेना। लेकिन इस पे तो 105 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 105, क्योंकि 5 जो यहाँ से निकला है ए से, वो गया कहाँ, बी पे। अब सोचो जरा, सोचो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो तो पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वो निगेटिव हो जाता है। याद करो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और निगेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल। तो ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी होंगे, ऐसे ये न्यूट्रल है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन प्रोटॉन तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में होता है, पिछली क्लास में चेक करो आप। तो ये बन जाएगा आपका क्या, बोलो, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, निगेटिव। बोलो, पहले न्यूट्रल था, नहीं था पहले न्यूट्रल, अब क्या हो गया, पॉजिटिव, निगेटिव। अच्छा, ये जो नंबर मैंने एज्यूम करा था 100, 95, ये अब मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक। अब जरा देखो, आप क्या बोला मैंने कि ए से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, बी में चला गया। तो ए जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव बन गया, और बी में इलेक्ट्रॉन गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है किसका, रबिंग मेथड से 2 न्यूट्रल इंसुलेटर को चार्ज करने का पहला मेथड, ठीक। अब ये तो पूरा मैकेनिज्म हो गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, इसकी बात करें इसकी बात, अरे करे, चलो। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, पहले मैं एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा आपको, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है आप कंप्लीटली पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मतलब मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, अरे खुद सोचो ना, मान लो इसके सरफेस का इलेक्ट्रॉन है और बी के सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने ऐसा क्यों करा कि ए से इलेक्ट्रॉन निकाल के बी में डाला, ये भी तो हो सकता है कि बी से ए में आ जाए, मैंने एज्यूम करा था, क्यों करा एज्यूम, फैक्ट क्या है ये तो पता चलना चाहिए ना। तो ये काम करता है किसके ऊपर, वर्क फंक्शन के ऊपर, यानी किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वर्क फंक्शन के ऊपर, है ना। हालांकि वर्क फंक्शन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, तो अभी आप सिर्फ सरफेस समझो आप, ठीक है। अब मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ए से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और बी से जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप बी को एनर्जी दोगे तब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। लेकिन हमने तो रब करा, हमने रब करने से हीट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो 6 चाहिए और हीट हमारे पास अवेलेबल है 5, लेकिन यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवेलेबल है। आई बात समझ में। तो अब वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो ये मैं लिख रहा यहाँ पे पहला पॉइंट है, द
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन। अब देखो एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होता है, बहुत सारी चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स में। अभी आपको फिलहाल नोट करके लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट एनर्जी की होती है जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होती है, लगती है। ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ठीक, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी होती है किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक, पहला पॉइंट। अब बोलो कि मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास 4-5 नोट करके लिखना है और सारा का सारा नोट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा। कैसे अब इसी का यूज होगा अगले वाले नोट में, तो पहले आप इसे नोट कर लो। क्या होता है वर्क फंक्शन, समझ में आया, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चल अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मिटा देता हूं इसे ना, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब मैंने तो ये एज्यूम कर लिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में चला जाएगा। मैंने क्या एज्यूम करा था कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ए से निकल के बी में चला जाएगा, मान लिया था मैंने। आपको कैसे पता चलेगा, वर्क फंक्शन से पता चलेगा। कैसे, लो देखो जरा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जिस बॉडी का, ए और बी दो बॉडी है ना, दो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये फाई ये है यानी ए का वर्क फंक्शन है, ये फाई बी है, बी का वर्क फंक्शन है। और मैंने क्या बोला, ए से इलेक्ट्रॉन निकला बी में, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि इस पे पॉजिटिव आए, कब, जब ए का वर्क फंक्शन बी से क्या हो, कम हो। अरे वर्क फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है ना। तो हमने क्या मान लिया कि ए का वर्क फंक्शन कम है, बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी में काम चल जाएगा। यानी कि जब हम रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिव बनेगा और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो निगेटिव बनेगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, द बॉडी having low work function becomes negative during rubbing method, and second one becomes positive। एक मिनट, थोड़ा गलत गड़बड़ लिख दिया, थोड़ा सा गलत हो गया। द बॉडी हैविंग लो वर्क फंक्शन बिकम्स पॉजिटिव, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो क्या बन रहा, पॉजिटिव बन रहा है ना, एक्सचेंज हो गया थोड़ा, वो निगेटिव नहीं है, क्या है वो, पॉजिटिव है। यानी कि जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो ना, दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अरे कंफ्यूजन है, कंफ्यूज हो गए। मैंने अभी क्या बोला था, वर्क फंक्शन होता है किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने की मिनिमम एनर्जी होती है। तो भाई जिसकी एनर्जी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव बनेगा और जिस पे जाएगा वो निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जिसका वर्क, सिंपल सी बात है, दिमाग में फिट कर लो,
जिसका वर्क फंक्शन कम होगा पॉजिटिव बन जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा निगेटिव बन जाएगा। कौन से मेथड में? रबिंग मेथड में। तो ये हमारा दूसरा नोटेबल पॉइंट है। पहला वर्क फंक्शन का डेफिनेशन था और दूसरा वो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिव बनेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो निगेटिव बन जाएगा। क्लियर? अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। रबिंग मेथड का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ये देखना जरा आप। थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, इन दिस मेथड ओनली इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर फॉर्म्ड। क्यों बोला मैंने ऐसा भाई? क्यों बोला? अरे क्यों बोला? वो इसलिए कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उतना ही तो बी पे जाएगा। अगर यहाँ से ए से 100 इलेक्ट्रॉन निकला है तो बी पे भी तो 100 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। तो अगर ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज राइज होगा उतना ही बी पे क्या बनेगा? उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना आप। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। बोला जाएगा आपको क्या, दो न्यूट्रल बॉडी को इंसुलेटर को रब कर दिया, रब करके इतने सेंटीमीटर पे डाल दिया, बताओ कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, तो ये जरूर ध्यान रखना, रबिंग में हमेशा कैसा चार्ज बनता है? इक्वल एंड अपोजिट। कैसा बनता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्लियर? अच्छा, अब चौथा मेथड, फोर्थ मेथड है, फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई? क्या है फोर्थ पॉइंट? काफी इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट भी। जरा सोचो, क्या रबिंग से पहले और रबिंग के बाद, यानी जब न्यूट्रल था तब और चार्ज बन गया तब, क्या इनके मास पे कोई इफेक्ट पड़ा होगा? क्या इनके मासेस में कोई चेंजेस आया होगा? बोलो, अरे बोलो ना। आया होगा भाई। कैसे आया होगा बोलो, सोचो। अरे इलेक्ट्रॉन भी तो निकल रहा है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास भैया होता है 9.1 10⁻³ kg। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने साथ इतना किलो मास लेके भाग जाएगा, और जहां पर जाएगा उसका मास इतना किलो बढ़ा देगा। जहां से जाएगा वहां से, अरे इलेक्ट्रॉन जब वहां से जाएगा तो अपना मास लेके जाएगा ना, तो यानी कि जहां से जाएगा वहां मास कम होगा, और जिस पे जाएगा उतना मास क्या करेगा? इतना मास उस पे बढ़ा देगा। आई बात समझ में? तो फोर्थ पॉइंट है कि रबिंग मेथड में क्या होता है? चार्ज जो बनता है रबिंग मेथड से उनका मास चेंज हो जाता है। क्लियर? किसका मास कम होगा, किसका बढ़ेगा? पॉजिटिव होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव का मास घटेगा। निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा तो इसका मतलब निगेटिव का मास बढ़ेगा। क्लियर? चलो, तो अगला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा। क्या है फोर्थ वाला पॉइंट भाई? है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी या पॉजिटिव चार्ज गेट डिक्रीजेज। क्यों गेट डिक्रीजेज? स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, है ना। गेट डिक्रीजेज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और फिफ्थ पॉइंट करके लिख लेते हैं, मास ऑफ निगेटिव चार्ज गेट इंक्रीजेज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अब देखो, अब ये मास का जो चेंज होता है वो लगभग 9 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है? 9.1 10⁻³ kg। कितना कम है? तो इसीलिए हम ना, मतलब
अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ चेंज होता है मास। क्यों होता है मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। पॉजिटिव चार्ज का मास घट जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ से, निगेटिव चार्ज का मास बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब हमने 5 पॉइंट लिखा। पहला बोला वर्क फंक्शन क्या होता है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी होती है। दूसरा बोला कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव बनेगा कौन सा निगेटिव बनेगा, तो बोला वर्क फंक्शन से पता चलेगा भाई। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा यानी वो पॉजिटिव बन जाएगा। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कि वो निगेटिव बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या लिखा था कि इस मेथड में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हमने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास घटेगा क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जो निगेटिव चार्ज होगा रबिंग मेथड में है ना, जो निगेटिव चार्ज होगा उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हो रहा है। क्यों घट रहा बढ़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके जाएगा या लेके आएगा। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ kg। आई बात समझ में। तो ये था आपका रबिंग मेथड। रबिंग मेथड का हमने पूरा मैकेनिज्म देखा कि क्या क्या होता है। इसके अंदर से क्वेश्चंस जो थे चाहे हमने 5 पॉइंट लिखा, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा एक छोटा सा, अच्छा याद करो हमने पिछले क्लास में ना एक नोट करके लिखा था, बोला था जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। चलो अब बाकी कुछ पॉइंट्स और हैं, अभी तीनों मेथड्स पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद में इस बात करते हैं। ठीक है, देखो अच्छा एक और पॉइंट 6th पॉइंट लिखना है। रबिंग मेथड इज used to charge insulators। भैया अंडरलाइन करो इस इंसुलेटर्स। रबिंग मेथड से हम इंसुलेटर्स को जनरली चार्ज करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, तो अभी ना हम शायद से नेक्स्ट वीडियो में ही आ पाएगी इसकी बारी, हम पढ़ेंगे सब टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर है ना, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इसके बारे में जब बात करेंगे तब वहां पे आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हम इस मेथड से इंसुलेटर को ही सिर्फ क्यों चार्ज करते हैं। आई बात समझ में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रबिंग मेथड से सिर्फ इंसुलेटर को चार्ज किया जाता है। ठीक है, चलो अब हमारा दूसरा वाला मेथड कौन सा है भाई, कौन सा है सेकेंड मेथड, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, कौन सा है, कंडक्शन है याद, बाई कंडक्शन। ये है हमारा दूसरा मेथड किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का। ठीक है, अब देखो, अब इसके पहले वाले मेथड में क्या था कि हमने दोनों इंसुलेटर बॉडी को न्यूट्रल लिया था, यानी रबिंग मेथड में क्या था, दोनों न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या लिया, दोनों न्यूट्रल बॉडी था, दोनों इंसुलेटर था, न्यूट्रल था दोनों, और रब करके हमने उस दोनों को चार्ज कर दिया था। इस मेथड में क्या होता है कि अब जैसे देखो ए और बी, अब ये इंसुलेटर नहीं है, अब ये है आपका कंडक्टर, ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या है ये, न्यूट्रल कंडक्टर है। चलो न्यूट्रल कंडक्टर किसे मान लिया, इसी को मान लेते हैं न्यूट्रल कंडक्टर। अब आप बोलोगे कि इसको भी न्यूट्रल मान लो, तो भाई चार्ज होगा ही नहीं। फिर इस मेथड में नाम में लिखा हुआ कंडक्शन मेथड, इस मेथड में हमें करना क्या है,
एक आपको पहले से ही चार्ज बॉडी मिलेगा और दूसरा न्यूट्रल बॉडी मिलेगा। एक पहला वाला चार्ज है, दूसरा वाला न्यूट्रल है। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है कि पोटेंशियल में डिफरेंस होना कंपलसरी है। कंडक्शन मेथड से आप किसी दो बॉडी में किसी भी बॉडी को, किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर को आप तभी चार्ज कर सकते हो जब उन दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस हो, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है इसका? अरे ये तो सबको मालूम है, चार्ज का फ्लो कब कब होता है? जब दो बॉडी या दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब चार्ज का फ्लो होता है। अब जब दोनों न्यूट्रल है तो दोनों का पोटेंशियल जीरो है, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो भाई चार्ज का फ्लो क्यों होगा? चार्ज का फ्लो तो तब होगा ना, कब होगा? जब क्या? जब उनके बीच में पोटेंशियल का क्या हो? डिफरेंस हो। तो अब हमने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि कंडक्टर ए जो है न्यूट्रल है और बी को मैंने क्या कर दिया? बी को मैंने चार्ज कर दिया। बी को मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा मैकेनिज्म है ना, बस थोड़ा एक बार समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद से करोगे, ए टू जेड सारा। ये बी पहले से चार्ज है, ये चार्ज कंडक्टर है, वो न्यूट्रल था, ये क्या था आपका? चार्ज कंडक्टर है। ये क्या है? चार्ज कंडक्टर। ए न्यूट्रल है और बी क्या है? चार्ज्ड है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? दो तरीका है भाई, देखो, या तो दोनों को चिपका दो, टच कर दो, दोनों को क्या करो? कांटेक्ट में लाओ, टच करो, या वायर से जोड़ दो ना भैया, जोड़ दो वायर से। अब वायर से जोड़ दिया तो कंडक्टर है तो चार्ज का फ्लो तो होगा, वायर भी कंडक्टर है, चार्ज का फ्लो तो होगा। कहां से कहां होगा? चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। 10th क्लास में पढ़ा हुआ, याद होगा, है कि नहीं है? नहीं है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तब वहां पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल, यानी कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है या जीरो पोटेंशियल पे है। तो पॉजिटिव बड़ा होता है कि जीरो बड़ा होता है? अरे पॉजिटिव बड़ा होता है, तो चार्ज का फ्लो भैया बी से कहाँ कट जाएगा? ए पे कट जाएगा। लेकिन चार्ज का फ्लो कब तक होता है भाई? जब तक कि उनका पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। अरे जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो डिफरेंस जीरो तो होगा। यहाँ पे ये वी ए का पोटेंशियल है, ये वी बी का पोटेंशियल है। ठीक है, अब दोनों को वायर से जोड़ दिया, ए न्यूट्रल था, बी चार्ज था, दोनों को वायर से जोड़ दिया। वायर से जोड़ के क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। अब चार्ज का फ्लो कब तक होगा भाई? कब तक होगा? होते गया, कब तक हुआ? जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तो आप कुछ भी कर लो, अब चार्ज का फ्लो तो होना ही नहीं है। लेकिन ये बात तो दिमाग में अब फिट हो गया होगा कि चार्ज हायर से लोअर की तरफ, यानी कि यहाँ से कुछ चार्ज निकल के कहाँ आ गया भाई? कहाँ आ गया? ए पे आ गया। इस एज्यूम्शन के अकॉर्डिंग, जो मैंने डायग्राम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? बी से चार्ज निकल के कहाँ आ जाएगा? ए पर आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी कुछ चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज बचा होगा कि नहीं बचा होगा? देखो, पहले न्यूट्रल था कि नहीं था भाई? था न्यूट्रल। अब बन गया चार्ज, अब चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? पहले ए न्यूट्रल था, अब क्या बन गया? चार्ज बन गया। हमारा टारगेट यही तो था। अरे कुछ बुझाया? हमारा टारगेट क्या था? न्यूट्रल को चार्ज बना देना। हमें न्यूट्रल दिया गया, हमने उसको चार्ज बना दिया। कौन से मेथड से? कंडक्शन मेथड से। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से तो भाई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक, और सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे, ए टू जेड सारा सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखना, सोचो, दिमाग लगाओ तो जरा, दिमाग लगाओ। चार्ज कहाँ से निकला? बी से निकला, गया कहाँ? ए में। अरे जितना बी से निकलेगा उतना ही तो ए पे जाएगा। अभी मैंने क्या माना था? बी के ऊपर मान लो कैपिटल क्यू चार्ज है, लेकिन इस पे तो जीरो चार्ज है, न्यूट्रल था वो। अब यहां से चार्ज निकला कहाँ गया? ए पे। तो जितना चार्ज बी से निकलेगा उतना ही तो ए पे आएगा। तो मान लो ए के ऊपर के स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, तो बी पे बचा कितना भैया? क्यू माइनस क्यू तो बचेगा,
क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही तो इस पे आएगा। तो अगर इस पे अगर Q चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से Q चार्ज निकल के इस B पे बचेगा कितना, Q माइनस Q। और ध्यान देने वाली बात, अब ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, अब ये इसका पोटेंशियल VA डैश है, इसका पोटेंशियल VB डैश है, और दोनों आपस में अब क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अरे इक्वल होगा तभी तो चार्ज का फ्लो रुका होगा। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल। और इसी के ऊपर तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन है कि भाई इस मेथड से, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, कैसे, तो बात कर लेते हैं जरा। तो कंडक्शन मेथड है क्या, समझ में आया है, आई बात समझ में। कंडक्शन मेथड क्या है, कंडक्शन मेथड कंडक्टर्स के लिए यूज, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, दूसरा चार्ज। हो सकता है दोनों ही चार्ज हो, लेकिन फायदा क्या है भाई, हमें तो न्यूट्रल को चार्ज बनाना है ना। न्यूमेरिकल जब आएगा तो हो सकता है कि दोनों पहले से ही चार्ज हो, लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो न्यूट्रल को चार्ज बनाना सीख रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसे क्या ले रखा है, न्यूट्रल ले रखा है। ठीक है, तो इसी में मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखवा देता हूं, नोट कर लेना इसे आप, नोट करके। इन दिस मेथड द flow of charge take place from higher to lower potential till their potential becomes equal। यानी इस मेथड में क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। इस मेथड में क्या होता है, चार्ज का, देखो चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। अभी हम बात करेंगे, अपना अगला टॉपिक इसी के ऊपर होगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बात करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज चेंज नहीं हुआ, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि भाई जितना चार्ज यहाँ से कम होगा उतना ही तो इस पे आ रहा, ओवरऑल तो सारा खत्म है, ओवरऑल तो इक्वल ही है, मतलब चेंज नहीं हो रहा चार्ज। अब तो इसको मिटा रहा मैं, ठीक है, देखना हमने ये लिखा हुआ था कि कब तक होगा चार्ज का फ्लो, जब तक कि उनका पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। किनका पोटेंशियल भाई, देखना जरा, becomes equal, that is VA इक्वल टू VB। मैंने डैश माना था ना लास्ट में, तो VA डैश इक्वल टू VB डैश। अब देखो न्यूमेरिकल, सारा न्यूमेरिकल इसी पे सॉल्व होना है। देखना अभी आपको सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में सोचना है। ये A था, ये B था, ये आपका A का पोटेंशियल था चार्ज के बाद, और ये B का पोटेंशियल था चार्ज के बाद, जो कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, चार्ज के बाद इक्वल हो जाएगा। अब फिर हमें, अच्छा मैं हमेशा पॉजिटिव ही लगा रहा है ना, हो सकता है निगेटिव चार्ज भी आ जाए, तो ये मत सोचना कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये ठीक। इस पे स्मॉल क्यू चार्ज आया था, और इस पे पहले कैपिटल क्यू था, बाद में क्या हो गया था, कम हो गया था, स्मॉल क्यू आ गया। अरे यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ आया था ना, कितना चार्ज निकला था, क्यू, तो वहीं तो क्यू इस पे ऊपर डिपोजिट हो रखा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो देखो अब जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, या नहीं चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी पहले जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल, ये दोनों स्फेरिकल है, और जो फार्मूला लिख रहा है वो स्फेरिकल के लिए है। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस। अब तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। के कॉन्स्टेंट होता है, कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, Q1 अपॉन R1 इक्वल टू Q2 अपॉन R2। या इसी को मैं एक लाइन और अरेंज करके लिख रहा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। यानी कि कंडक्शन मेथड में चार्ज का फ्लो
तब तक होता है जब तक कि उनके चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो के इक्वल ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखना किसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। किस कंडक्टर की बात हो रही है, स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नोट करो इसे। अब आगे की बात कर लेते हैं जरा सॉरी। अब देखना जरा, मिटा दूं ना, चलो मिटा देता हूँ। इसी नोट का सेकेंड पॉइंट करके लिख लो। अब इसे नोट का सेकेंड पॉइंट है, इन द केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, खास करके जेईई मेंस वाले ध्यान देना। इन द केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स द फ्लो ऑफ चार्ज take place till the ratio of their charges becomes equal to the ratio of their radii। ये अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा कब तक, जब तक कि उनके ऊपर एराइज चार्ज का रेशियो उनके रेडियस के रेशियो के बराबर ना हो जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात अगर करूं तो यहाँ Q1 क्या है, आपका Q है। अगर मैं इसी की अगर बात करूं, इसी क्या है कंटिन्यू करूं, तो यहाँ Q1 की जगह पे क्या है, Q है। इसका रेडियस हमने R1 मान लेते हैं या RA मान लो, जो भी मानो आप। इस पे कितना चार्ज है भाई, Q माइनस Q, और रेडियस इसका क्या मान लूं, RB, ठीक है। इसी को अरेंज कर लो, इसको इधर डिवाइड कर लो, तो चार्ज अपॉन Q माइनस Q इक्वल टू RA अपॉन RB, यानी यही वाला फिर से आ जाएगा। आई बात समझ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल के लिहाज से, खास करके इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज तो आप जेईई वाले भी ध्यान देना, है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको बाद में आगे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। बाकी बोर्ड वाले भी इसको ज़रा ढंग से ध्यान देना, ठीक है। अब इसके ऊपर ज़रा एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस जो पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट उसी का अप्लाई करना है और कुछ आपको नया नहीं सोचना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है spherical conductor of radius r having charge 2q is connected with another spherical conductor, another neutral spherical conductor, another neutral spherical conductor having radius r, क्या लिखा हमने, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r having charges 2q which connected with another neutral spherical conductor having radius, इसको एक काम करो 2r कर देते हैं, इसे रेडियस 2r through a wire
then how much charges arises on them, मतलब दो, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, स्फेरिकल न्यूट्रल कंडक्टर है, दूसरा चार्ज कंडक्टर है, स्फेयर है वो भी, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद आपको बताना है कि दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज अराइज होगा। ठीक है, करो, ट्राई करो, जरा वीडियो पॉज करो, ट्राई करो ट्राई। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा खुद को समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब जो ये क्वेश्चन लिखा था हमने, रेडियस, देखो ये ए था, मान लिया मैंने, है ना। इसका रेडियस हमने क्या लिखा था? आर लिखा था। चार्ज कितना था? 2Q चार्ज था। चलो मैं भूल गया कितना लिखा था, 2Q लिखा था। इसका रेडियस कितना था? 2R था। इसका रेडियस कितना था? 2R था। और ये न्यूट्रल था। ये क्या था? ये न्यूट्रल था। तो इसको हमने वायर से जोड़ा। अब वायर से जब जोड़ेंगे इसे तो क्या होगा भाई? चार्ज का फ्लो होगा। तो मान लो ना, यहाँ से चार्ज यहीं से तो निकल के जाएगा, तो यहाँ से निकल गया स्मॉल q, खुद से एज्यूम कर लिया मैंने। तो बोलो अब ए के इसके ऊपर कितना चार्ज बनेगा? बचेगा कितना? 2Q माइनस Q चार्ज बचा, क्योंकि ये स्मॉल q चार्ज तो निकल गया ना। और जो स्मॉल q निकला है वो किसके ऊपर गया? दूसरे के ऊपर। ये इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है? 2R है। यही तो है क्वेश्चन। अभी हमने क्या लिखा था भाई? स्फेरिकल कंडक्टर के केस में क्या होता है? स्फेरिकल कंडक्टर के केस में क्या होता है बताओ? चार्ज का फ्लो कब तक होता है? जब तक उनके चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो में ना हो जाए। तो बोलो चार्ज कितना है इसके ऊपर? 2Q माइनस Q है। उसके ऊपर कितना चार्ज है? Q है, इक्वल टू इसका रेडियस कितना है? R है। इसका रेडियस कितना है? 2R है। R से R कट। अब जोड़ घटाव है ना, सॉल्व कर लो। बोलो क्या लिखोगे आप? 4Q माइनस 2Q इक्वल टू Q, क्रॉस कर लिया तो ये आ जाएगा आपका 3Q। तो Q इक्वल टू आ जाएगा 4Q बाई 3। ठीक है, ये यानी कि अगर मैं इसका A नाम दूँ और इसका B नाम दूँ अगर, तो ये A था और ये B था, तो चार्ज ऑन B कितना? B पे चार्ज है, Q है कि नहीं है? स्मॉल q। और स्मॉल q कितना निकाला भाई? 4Q/3 निकाला, 4Q/3। अच्छा, चार्ज ऑन A, तो A पे तो 2Q माइनस Q चार्ज है। A पे कितना है? 2Q माइनस Q चार्ज है। तो बोलो क्या लिखोगे आप? 2Q माइनस 4Q/3, 4Q/3 यानी 6, यानी 2Q/3, ये आंसर आ गया। यानी चार्ज करने के बाद में A के ऊपर 2Q/3 चार्ज आएगा और B के ऊपर जाएगा 4Q/3 चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा न्यूट्रल ही होगा, हो सकता है ये आपका चार्ज भी हो। तो करने का तरीका यही है। मान लो इसके ऊपर पहले से ही कुछ चार्ज होता, तो अब यहाँ से चार्ज निकलता, Q कम हो जाएगा यहाँ से, और इस पे Q क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बाकी करने का तरीका सेम है। ठीक, चल, तो हमने 2 मेथड पढ़ लिया। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पिछली वीडियो में। अब तीसरा मेथड जो है हमारा, थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड कौन सा है? वो बाई इंडक्शन। कौन सा मेथड है? बाई इंडक्शन। अब इस मेथड के बारे में हम बात करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आपको करना क्या है? जितना भी हमने पढ़ा, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया? चार्ज पढ़ लिया है ना, फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 में से 2 पढ़ लिया, एक छोटा सा बच गया बाई इंडक्शन मेथड, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब बाकी मैंने बताया था आपको कि अगर आपको स्टडी मटेरियल्स या नोट वगैरह चाहिए होगा तो कहाँ से जाना है आपको? SBRclasses.co.in पे जाइए। जिस क्लास या जिस चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन चाहिए या PDF नोट्स चाहिए,
है ना, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा अवेलेबल है ना। हो सकता है किसी किसी सेक्शन का अभी तक शायद से अवेलेबल ना हो वहाँ पे, बाकी ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अब बाकी वही है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। थैंक यू।